ये बड़ी खबर बड़ौदा इलेक्शन से जुड़ी। जी हाँ, बड़ौदा बाई इलेक्शन से जुड़ी आ रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, और वो ये कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और वो ये झटका इसलिए क्योंकि प्रदीप सांगवान छोड़ सकते हैं कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, यानी कांग्रेस के लिए मुश्किलें यहां पर कम होती दिखाई नहीं दे रही है। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, हुड्डा खेमे से नाराज चल रहे हैं प्रदीप सांगवान, जो कि कांग्रेस को बाय बाय कह सकते हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ये बेहद बड़ी खबर इस बीच आ रही है, और कांग्रेस के लिए ये नुकसान कितना होगा ये तो हालांकि चुनाव के बाद जो रिजल्ट, जो बाय इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएंगे वो यहां पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस तरीके के कांग्रेस में अंदर खाने में नाराजगी दिक्कतें कांग्रेस के लिए पैदा कर सकती हैं। राम सिंह मार संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राम, प्रदीप सांगवान की यह नाराजगी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है इस उपचुनाव में? राम सिंह मार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राम, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चल लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, जो जानकारी इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी मिल पा रही हुई है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदीप सांगवान की नाराजगी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी यहां पर मुश्किलें खड़ी कर सकती है। राम सिंह मार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, प्रदीप सांगवान की ये नाराजगी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है इस उपचुनाव में? देखिए अंजलि, प्रदीप सांगवान का निश्चित तौर पर अगर जाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो होता ही है, क्योंकि कोई भी अगर कार्यकर्ता है या फिर कोई नेता जो टिकट की दौड़ में होता है और वो अगर अचानक कहीं ना कहीं पार्टी अगर बदल लेता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर होगा। लेकिन अगर बात करें तो प्रदीप सांगवान के पिताजी जो हैं किशन सिंह सांगवान, उनका अच्छा वोट बैंक रहा है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहा है, और प्रदीप सांगवान भी कहीं ना कहीं उसको लगातार कायम करने की कोशिश लगातार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं प्रदीप सांगवान जो है लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल भी रहे थे। एक अच्छा वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके पीछे भी रहा है, और कहीं ना कहीं एक उनके वंशज के तौर पर, जो किशन सिंह सांगवान के वंशज के तौर पर, उनको एक अच्छा कहीं ना कहीं तवज्जो मिलती रही है। लेकिन अगर आज प्रदीप सांगवान अगर एक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं, निश्चित तौर पर नुकसान तो होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है जी। हम्म। हालांकि यहाँ पर लगातार राम कई बार ऐसा हुआ है, और गुटबाजी जो कि हरियाणा कांग्रेस में कई बार ये मुद्दा भी उठता है। लेकिन ऐसे समय में जब बड़ौदा उपचुनाव सर पर है, एक तरफ कांग्रेस एकजुटता की बात अन्य निर्दलियों से कह रही है, हालांकि वो हो नहीं सका। कुछ आखिरी वक्त पर कुछ ही निर्दलियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। दूसरी तरफ जब घर के अंदर खाने में ही इतनी उठापटक हो तो आखिर उसे कैसे पार कर पाएगी? और बीजेपी के लिए कितना बड़ा अवसर के तौर पर अगर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर प्रदीप सांगवान कांग्रेस को छोड़ते हैं तो देखिए अंजलि, जिस प्रकार का बिखराव कांग्रेस के अंदर लगातार चल रहा है, वो दो गुटों का जो एक माहौल लगातार चलता आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रदीप सांगवान अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो लिहाजा नुकसान होना लाजमी है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है, करीबन 4 बजे जो प्रदीप सांगवान है वो रोहतक में एक मीटिंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके सामने कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान होना तय है, क्योंकि एक अच्छा उनका वोट बैंक रहा है, और कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार बड़ौदा उपचुनाव है, बड़ौदा उपचुनाव के चलते जिस प्रकार से कोई भी कैंडिडेट नाराज होकर दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। और चाहे वो 5,000 वोट की बात करे, 10,000 वोट की बात करे, बिल्कुल बिल्कुल। 10 की बात करें तो कहीं ना कहीं नुकसान होना लाजमी होता है। और चाहे वो छोटा कैंडिडेट हो या बड़ा कैंडिडेट हो, प्रदीप सांगवान की अगर बात करें तो प्रदीप सांगवान के पीछे भी करीबन 8 से 10 हजार वोट का कहीं ना कहीं एक वोट बैंक आका जा सकता है। और प्रदीप सांगवान ने जल्द ही जो है बीजेपी में शामिल होने की कवायद जो है लगातार शुरू हो रही है। अपने घर से उन्होंने झंडे उतार दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक बिखराव जो चल रहा था, हम्म। उसको लेकर कहीं ना कहीं ये नाराजगी है, एक जो गुटबाजी चल रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदीप सांगवान पार्टी चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। टिकट के लिए दावेदारी उन्होंने ठोकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नाम है वो काट दिया गया, इसलिए लंबे समय से वो नाराज चल रहे थे जी। अच्छा राम, कपूर नरवाल जब
खड़े हुए थे उपचुनाव के ऐसे कैंडिडेट, हालांकि बाद में उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया। उस दौरान काफी मान मनोबल का दौर चला था, काफी खलबली जो है वो कांग्रेस के अंदर खाने में भी देखने को मिली थी, और यही वजह थी कि आधा जो कांग्रेस है, प्रदेश कांग्रेस, वो कपूर नरवाल को मनाने में लगा हुआ था, जो कि सफल भी हो गया। लेकिन अब प्रदीप सांगवान की इस नाराजगी के बाद प्रदेश कांग्रेस में किस तरीके की हलचल महसूस की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से प्रदीप सांगवान के जैसे सूचना मिली थी कि प्रदीप सांगवान जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, एक सूत्र जो बताया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से नेता जो है कांग्रेस के, जो नेता हैं सोनीपत के, जो विधायक हैं, वो भी उनके आवास पर पहुंचे थे देर रात, और देर रात पहुंचकर कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे एक बातचीत करने की कोशिश भी की है। हालांकि ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनके घर से निकलते जरूर देखा गया। जब किसी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि प्रदीप सांगवान की जो माता जी है उनके बीमार होने की उनको सूचना थी, और वो इसलिए उनकी माता का हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पहुंचे थे। लेकिन जिस प्रकार से वो खबर का होना कि प्रदीप सांगवान का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के सूत्र बता रहे हैं, तो इस दौरान देर रात पहुंचना कहीं ना कहीं ये कयास लगाना गलत ना होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उसको मनाने के लिए कहीं ना कहीं जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को एक नुकसान जरूर झेलना पड़ सकता है, और ऐसे समय में नुकसान झेलना पड़ जी। सकता है जब बड़ौदा उपचुनाव है, और बड़ौदा उपचुनाव में एक एक कैंडिडेट के पीछे जो वोट बैंक काम करता है, वोट बैंक के जो एक एक वोट को जोड़ने का काम करता है, और कहीं ना कहीं जो वोट जोड़ने का प्रयास से कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था, वो प्रदीप सांगवान ने पार्टी को झटका देते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होने का जो सूत्र सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक जरूर होगा। जी। लेकिन ये नाराजगी के सूत्र राम जो निकलकर एक एक कर सामने आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि उपचुनाव की वोटिंग वाले दिन तक न जाने कांग्रेस की जो अगर बिखराव की स्थिति इसी तरीके से कंटिन्यू रही तो कांग्रेस के लिए बहुत ये संदेश अच्छे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ एक तो कहा जाता है, वहां पर कांग्रेस के जो अंदर के नेता हैं वही यहाँ पर इस तरीके की नाराजगी जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिली, हमें टिकट नहीं मिली। ऐसा तो नहीं है कि इस बात की जानकारी ना तो प्रदेश संगठन को होगी या फिर आला कमान को होगी, ऐसी बात भी नहीं है कि नाराजगी की खबरें या नाराजगी की जो जानकारी है वो नहीं होगी। लेकिन इस स्तर पर अब आकर इस तरीके से उजागर होनी नाराजगी, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है हरियाणा कांग्रेस के लिए, जो कि हमेशा से ही गुटबाजी के लिए सुर्खियों में बनी रहती है। अंजलि, एक बात आपने कही थी, वो मैंने बिल्कुल गहनता से उसको मंथन किया है उस पर, क्योंकि जिस प्रकार से शैलजा ऑनलाइन आकर उन्होंने एक अपना ये बयान दिया था कि जो आजाद कैंडिडेट हैं वो अपना जो है नामांकन वापस ले और बीजेपी को हराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हुड्डा का जो गढ़ कहा जाता है, जाट लैंड जो कहा जाता है, उसको भेजने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, और कहीं ना कहीं अपनी जो साख बचाने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक खतरा है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार इस सीट पर अपना कब्जा बनाते आई है, वहीं बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रतिष्ठा का सवाल है, एक नाक का सवाल है, क्योंकि आज तक जो बीजेपी है यहाँ इस सीट पर जीती नहीं है, और वो इसको फतह करने के लिए हर प्रकार से पुरजोर कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये भी सामने आता है कि कांग्रेस का जो गढ़ कहा जाता है, यानी कि हुड्डा का जो गढ़ कहा जाता है, अगर हुड्डा के गढ़ को बीजेपी अगर भेद लेती है, यानी कि यहाँ पर फतह हासिल कर लेती है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत विचलित करने वाला समीकरण होगा, क्योंकि आज तक के इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन बीजेपी इस बार पूरी रणनीति के साथ अपने जो स्टार प्रचारक है, अलग अलग रणनीति है, विकास कार्यों को लेकर मैदान में उतरी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आज जब प्रदीप सांगवान ने ऐसे समय में कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुश्किल भरा सफर कांग्रेस के लिए हो सकता है। जी। लेकिन राम, एक बात यहाँ पर समझ से परे है बिल्कुल, कि जब कपूर नरवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे, साफ तौर पर उनकी नाराजगी ये थी कि उन्हें टिकट नहीं मिली। तब इस तरीके की नाराजगी बाकी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से क्यों नहीं उजागर हुई? क्या ये वेट एंड वॉच की स्थिति थी कि आखिर क्या होता है? ये एक एक कर सामने आना, नाराजगी एक एक कर सामने आना, ये टाइमिंग जो निकल कर आ रही है कांग्रेस के अंदर नाराजगी की टिकट को लेकर, वो क्या साबित कर रही है यहाँ पर? अंजलि, जब कपूर सिंह नरवाल से हमने बातचीत करी थी तो उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा था
कि कांग्रेस से उनका इतना ताल्लुकात नहीं है जितना ताल्लुकात हुड्डा साहब से है। हुड्डा साहब के कारण ही वो इसमें कांग्रेस में शामिल हुए हैं और जो भी समर्थन रहेगा हुड्डा साहब को रहेगा। और लगातार उन्होंने अपने मंच से भी अपने संबोधन में भी ये कहा था कि हुड्डा साहब के कारण वो सम्मिलित। हालांकि कांग्रेस में जो एक कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार हुए कपूर सिंह नरवाल, उसका कहीं ना कहीं उनको नाराजगी थी, तभी तो उन्होंने एक नामांकन जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर भरा था। हालांकि जो दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको मना जरूर बिल्कुल। लिया है। एक अच्छा वोट बैंक जो है अच्छा खासा कपूर सिंह नरवाल का जो है अपने खेमे में पलट जरूर लिया है। लेकिन ये जो मैदान है बड़ौदा का, वो इतना आसान नहीं है फतेह करना, क्योंकि गढ़ को भेजने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी भी रणनीति बना रही है, तो वहीं राजकुमार सैनी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि राजकुमार सैनी गैर जाट राजनीति करते हैं। और गैर राजनीति का मतलब सीधे तौर पर जाता है कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको सीधा अपने खेमे में लेके आना है। और इस बिल्कुल। प्रकार की जो बातें जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को जो वोट जाती थी वो वोट राजकुमार सैनी अपने पाले में खींच रहे हैं। तो ये बिल्कुल। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायी हो सकता है। हम्म। हालांकि बीजेपी भी लगातार जद्दोजहद में लगी हुई है कि हम्म। किस प्रकार से उनका जो बड़ौदा क्षेत्र है, बड़ौदा क्षेत्र को योगेश्वर दत्त 4,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार जी। वो ना हारे। हर प्रकार की रणनीति वो तैयार हम्म। कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते